वाराणसी प्रेरणा स्थली है जहां माननीय नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं। यहाँ पर चुनाव को लड़ना एक मंशा नहीं है, यहाँ चुनाव एक माध्यम है। भय दिखा के जेल के अंदर से जीत जाना, जो आप फ्री भी बांट रहे हैं वो लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। जो आप लोगों को डरा के अपना प्रभाव कर रहे हैं वो कोई डरावा नहीं। देश भर में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, चुनाव प्रचार भी हो रहा है। तो वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के स्पेशल डीजी रहे सीनियर आईपीएस मैथिली शरण गुप्त सर भी जो है इस बार चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नामांकन दाखिल करने की तैयारी में है। क्या उनकी ये मंशा है और क्यों उन्होंने सोचा कि अब आईपीएस होने के बाद, रिटायर्ड होने के बाद चुनाव में क्यों उतरने की जरूरत है? सीधे सर से बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमत में। नमस्कार सर, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि राजनीति की बात की जाती है जब राजनीति में कोई भी व्यक्ति उतरना चाहता है, और आप तो आईपीएस रहे, क्राइम फ्री भारत अभियान आप चला रहे हैं कि भारत को क्राइम फ्री बनाना है, और ऐसे में इलेक्शन लड़ने का विचार मन में कैसे आया और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से? देखिए, मैं एक जगह से नहीं 3 जगह से चुनाव लड़ने के पक्ष में हूँ। एक मेरी कर्म स्थली है जो भोपाल है, जहाँ पर कि मैं एडिशनल एसपी भी रहा हूँ, एसपी रहा हूँ, डीआईजी रहा हूँ, आईजी रहा हूँ, एडिशनल डीजी रहा हूँ और डीजीपी रहा हूँ, और डीजीपी के भी 3 पदों पर रहा हूँ। डीजी रेलवेज, डीजी होमगार्ड, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड डीजी पुलिस रिफॉर्म। झांसी मेरी जन्मस्थली है, लिहाजा वहाँ भी लोगों का ऐसा कहना था कि क्राइम फ्री भारत के साथ एक महापरिवर्तित भारत का जो आगाज आप उठा रहे हैं, उसका कुछ लाभ जो है, कुछ श्रेय जो है वो झांसी को भी मिलना चाहिए जी। और तीसरा, वाराणसी प्रेरणा स्थली है जहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं। यहाँ पर चुनाव को लड़ना एक मंशा नहीं है, यहाँ चुनाव एक माध्यम है। बात जनता तक पहुँचाने के लिए, बात माननीय नरेंद्र मोदी तक पहुँचाने के लिए जी कि जब जो है क्राइम फ्री भारत ने 21 लक्ष्यों के लिए 21 योजनाएं, 21 तरीके दिए हैं, जिसके लिए टेक्नोलॉजी भी बनाई है, सब कुछ बनाया है, तब आकाश जी हमारे देश को ये लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्राइम फ्री भारत जो है बहुत बड़ी बातें कह रहा है जी, उन बड़ी बातों का लाभ आम जनता को क्यों नहीं मिलना चाहिए? जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो नियम कानून हैं ये 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए गए थे जी। आज़ादी के 75 साल के बाद हम इन्हीं नियम कानून, जिसमें भारतीय गुलामों को अपमानित करना, उत्पीड़ित करना, शोषित करना मकसद था, उनसे हमें क्यों हाका जा रहा है? जो उन्होंने गवर्निंग सिस्टम बनाया था, जो प्रशासकीय ढांचा बनाया था, वह भी उन्होंने अपनी इसी सोची समझी रणनीति के बनाया था कि भारतीयों को कैसे अपमानित किया जाए, कैसे उत्पीड़ित किया जाए, कैसे शोषित किया जाए, और प्रक्रिया में उलझाकर जी उसे कैसे बर्बाद किया जाए और कैसे न्याय से वंचित रखा जाए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी 3 एक्ट में बदलाव किया है जी, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक कॉस्मेटिक चेंज है, आत्मा बदलना चाहिए। और जब आप कहेंगे कि आत्मा क्या है, तो आत्मा है कि संगे असंगे और जो सिविल ऑफेंस का अंतर है ये खत्म होना चाहिए। निश्चित रूप से सर, सिविल ऑफेंस का अंतर खत्म होना चाहिए। लेकिन सर, सवाल यह है कि कहते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल भी इसी को लेकर के राजनीति में सुचेता है, क्राइम फ्री हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, लेकिन आज वो खुद जेल में है, तमाम सवालात उठ रहे हैं। आपने बहुत सही बात कही जी कि एक केजरीवाल का पूरा चरित्र एक ढकोसला था जी उन्होंने एक एक्ट के माध्यम से सोचा कि भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। ऐसा सोचना जी सिर्फ एक रणनीति थी, अन्यथा जो है जब ये लोकपाल एक्ट अवतरित हो गया, इसके बाद उन्होंने लोकपाल का ज्ञान नहीं लिया। आप जो है देखिए, 2011 में ये पास हो गया था, 2014 तक एनडीए की गवर्नमेंट रही, उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 से 19 तक जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट रही, उन्होंने कुछ नहीं किया जी, राइट। मार्च 2019 में लोकपाल की पदस्थापना हुई, वो 3.5 साल के लगभग रहे,
उनका नाम भी कोई नहीं जान पाया। अभी जो है कार्यकारी लोकपाल हैं, उनका नाम भी कोई नहीं जानता है। तो एक ऐसी संस्था जिसमें कौन जाएगा ये भी प्रभावी ढंग से तय नहीं हो रहा है, उसको कुछ अलग आधार पर चुना जा रहा है, और उस मुद्दे को उन्होंने कभी नहीं उठाया। उन्होंने वो सब घटिया काम किए जो हर राजनीतिक पार्टी का हर राजनेता कर रहा है जी। इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि अच्छे प्रयोग के लिए, अच्छी सोच के लिए लोग बाग शक की नजर से देखेंगे। तो अरविंद केजरीवाल की दुष्टता जो है जी। ये बड़े और अच्छे और सकारात्मक बदलाव के लिए बाधा बन गई है, क्योंकि लोग बाग ये सोचने लगे हैं कि कोई नया व्यक्ति केजरीवाल तो नहीं बन रहा है। निश्चित रूप से सर, लेकिन हमने देखा है कई पॉलिटिकल सिनेरियो अगर हम देखें तो कई अधिकारी जो है राजनीति में आए हैं और जीते भी हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप एक आवाज़ और एक मैसेज जो है बनारस से लड़कर प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन मैथिली शरण गुप्त अगर हम बात करें तो चुनाव जीतने के लिए कितनी ताकत लगाएंगे, और सिर्फ मैथिली शरण गुप्त जो है चुनाव लड़ेंगे या भारत क्राइम फ्री अभियान के और भी कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी? देखिए, हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग बाग उतरें। आने वाला समय बताता है कि कितने लोग उतर पाएंगे जी। राइट, ये बात कहना आज मुश्किल जाएगी जी। मेरा मानना है कि ये चुनाव मैथिली शरण गुप्त ना लड़ें जी। ये चुनाव आप लड़ें, ये चुनाव देश की आम जनता लड़े। ये बताइए आज की राजनीतिक परिस्थितियों में जी आपको कौन जो है, आप ये बताइए आपको कौन है जो 75 साल के बाद भी आपको वो नहीं दे रहा है जो आसानी से मिल सकता है। यदि रोजगार की गारंटी एज ए फंडामेंटल राइट मिल सकती है और भारत सरकार के ऊपर उसका व्यवहार जीरो हो जी, यदि किसानों को एक एमएसपी मिलती है और किसान इसके बावजूद भी उस खाद्यान्न के मालिक बने रहें और इस देश में समृद्धि आ सकती हो, इस देश में जो है प्रशासनिक ढांचा से लेकर नियम कानून की आत्मा बदल सकती हो और अधिकतम 30 दिन में बिना कोर्ट में भटके आपको न्याय मिल सकता हो, तो ये लड़ाई मैथिली शरण गुप्त को लड़ना चाहिए या आपको लड़ना चाहिए? निश्चित रूप से आम आदमी को लड़ना चाहिए। लेकिन सर इसी तो विचार एक मिनट, जी जी, अब मैथिली शरण गुप्त ने आम आदमी को उस लड़ाई का हिस्सा बनाने के लिए एक पूरा ढांचा तैयार किया है। जी हम ये कह रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त यदि ना दिखाई दे तो और भी अच्छी बात है। जी, भारत का हर व्यक्ति जो एक बदले हुए समृद्ध निरोगी दीर्घायु भारत को चाहता है, जहाँ का पानी जो है फिर से 9 फीट पे आ जाए, जहाँ पेड़ों की संख्या 3 गुना और गायों की संख्या 10 गुना हो जाए, जहाँ नौकरी, और हम उसे एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, नौकरी नहीं कहेंगे, और जो है एम्प्लॉयमेंट भी सर्विस प्रोवाइडर का होगा, वो बिना जो है सरकार पे बोझ डाले यदि आपको फंडामेंटल राइट के बतौर मिल सकता है तो उसे देश से के आम आदमी को वंचित रहना इस देश का दुर्भाग्य है। हम ये कह रहे हैं कि मॉडल्स रेडी हैं। मैं पिछले 6 महीने से माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी प्रार्थना कर रहा था कि आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट को भेजिए। मेरी केवल एक ही शर्त थी कि हम बात चर्चा लाइव करेंगे, जिससे कि पर्दे के पीछे वो कैसा कुछ नहीं है, बेकार है, ये सब ना कह पाए। हर चीज ऑन रिकॉर्ड रहे, देश की जनता देखे, और यदि उसमें तथ्य समझ में आता है तो वो जो है ना सामने आए। तो अब हमारा कहना है कि भारत के हर नागरिक को क्राइम फ्री भारत अभियान का हिस्सा बनना चाहिए, उसके ऐप को डाउनलोड करना चाहिए। निश्चित रूप से एक ऐप भी सर डिजाइन किया है। एक उसे ऐप से जुड़ना चाहिए और अपने रिश्तेदार को, अपने मित्र को, अपने पड़ोसी को, अपने से जुड़े लोगों को और जिन संस्थाओं से वो जुड़ा है, यदि उनके 10-10 लोगों को भी वो जोड़ेगा तो 9 दिन में महा चमत्कार हो सकता है। और यदि ये चमत्कार हो सकता है तो इस चमत्कार में करना क्या है, मात्र लोगों को जगाना है। लोग वाग जग जाएं तो जो लोग जुड़ते जाएं उनकी एक एक्टिविटी मेंटेन करने के लिए सुबह शाम जो है एक प्रभात फेरी कर लिए जाए, एक सायकाल फेरी कर लिए जाए। हम छत पे चढ़कर थाली बजाते, दीपक जलाकर संकल्प लें कि हम अपने बच्चों को अच्छा भारत लाएंगे। इससे वो एनर्जी पैदा हो जाएगी जो अभी नहीं है, राइट। और हम बड़ी आसानी से, चाहे 2024 में कुछ ना हो, लेकिन 2029 में वह
जो बीज डाला जाएगा वो वट वृक्ष बन जाएगा। मुझे लगता है कि इसी चुनाव में इसी समय हमें उसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि 9 दिन तो अभी भी अवेलेबल है। निश्चित रूप से 9 दिन अभी अवेलेबल है। सर सवाल एक और है कि ऐसी बातें राजनीतिक पार्टियां भी कर रही हैं, तमाम गारंटी देने की बात हो रही है, चाहे कांग्रेस की बात करें, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, बीजेपी भी कह रही है। जो गारंटी दे रहे हैं वो एक छलावा है, वो एक पैसा बांटने का, फ्रीबी बांटने का तरीका है जी। रोजगार की गारंटी एज ए फंडामेंटल राइट दें, नंबर 1 जी। मॉडल ऐसा हो कि भारत सरकार पे उसका व्यवहार ना हो, जिसको आज ना ज्ञान है ना स्किल है, उसको ज्ञान भी दिया जाएगा, स्किल भी दिया जाएगा, टूल्स भी दिए जाएंगे, और वो नौकर नहीं बनेगा, वो सर्विस प्रोवाइडर बनेगा। बैकएंड टेक्नोलॉजी डिसाइड करेगी कि वो व्यक्ति जाएगा कहाँ पे, वहां पर वो पहुंचेगा, और उसकी ऐसा परिवार जिसके पास आज खाने के लिए भी नहीं है, उसको 2029 तक 1 लाख रुपए का जो है मिनिमम जो है आय, और 2 लाख रुपए की क्रय शक्ति मिल जाएगी। और वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शुरू में 10,000 रुपए की गारंटी होगी, बाद में उसको बढ़ के 50-25 कर दिया जाएगा, 4 लोगों को मिलके 1 लाख हो जाएगा। पूरे इकोसिस्टम में 50% का रिवेट होगा, तो 2 लाख की क्रय शक्ति हो जाएगी। तो सर स्टार्टअप इंडिया इसी की मुहिम में सरकार करेगी, हम अनुदान मिलेंगे, लोग जो हैं, जो युवा हैं, तमाम चीजें लेकर आए। जो आप कह रहे हैं अनुदान की बात कर रहे हैं, यही सबकी जड़ है। हम अनुदान की जगह उसको पूरा वेयर अबाउट दे दें, राइट, अनुदान नहीं दें, हम उसको जितना भी पैसा चाहिए वो दे दें, क्योंकि क्राइम फ्री भारत तो ये कह रहा है कि हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। आपके पास अच्छी योजना है, वो आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से आपको उतना जो है पैसा मिल जाएगा, जो आपकी कंपनी कमाएगी वो धीरे धीरे पट जाएगा जी। तो अनुदान की क्या जरूरत है? और इसके लिए जो पैसा आएगा वो जो विभिन्न कंपनियां, विभिन्न लोग जो काम करेंगे, उससे जो एसेट जनरेट होगी, जो उससे उस एसेट से एक ऑटो जनरेटेड भारत विकास निधि होगी जी। और ये सब भुगतान भारत विकास निधि से किए जाएंगे, जो 1.1 रुपये के बराबर होगी। ये मॉडल इतना पावरफुल ढंग से बनाया गया है कि इसमें बाहरी धन की आवश्यकता नहीं होगी। हम सब लोगों की सामूहिक शक्ति, सामूहिक सोच, सामूहिक कार्य का जो है ना, एक भारत का एक विराट विकास समृद्ध भारत बनने में जो है ना योगदान मिलेगा। यही बात तो कह रहे हैं। चलिए सर, ये तो बात हुई कि आपने किस तरीके से समृद्ध भारत बनाना है उसकी पूरी परिकल्पना तैयार की है, पूरा मॉडल तैयार किया है, टेक्नोलॉजी तैयार की है, और सबसे बड़ी बात है कि यह केवल बनाने की एक योजना नहीं है। जो लोग बनाए वो ये पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव क्यों होना चाहिए? जो सब लोग जो जोड़ रहे हैं लोगों को जी, वो सामूहिक लोग, जो सबसे अधिक लोग हैं, ऐसे 543 लोग, उनके पास सांसद का टिकट क्यों नहीं पहुंचना चाहिए? ऐसे जो है 82 लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा है, उन्हें केंद्रीय मंत्री क्यों नहीं बनना चाहिए? यदि कोई व्यक्ति सांसद के लिए खड़ा भी नहीं हो पाया है, लेकिन वो 82 लोगों में आ गया है सबसे अधिक जोड़ने वाले में, तो हमारा संविधान ये व्यवस्था देता है कि 6 महीने तक हम उसे केंद्रीय मंत्री बना सकते हैं, और 6 महीने में उसके लिए एक सीट खाली करा के उसको जिताकर वो लंबे समय तक जो है ना, पूरे 5 साल तक अपनी सेवाएं दे सकता है। तो इसी मॉडल में ये सही मायने में डेमोक्रेसी होगी। अभी तो पार्टी गलत आधार पे गलत लोगों को जो है ना टिकट दे रही है। देखिए, अभी सभी लोग दंड फंदी लोग जो है, जिन्होंने अपराध किया है, जिनके बारे में माननीय नरेंद्र मोदी जी की खुद की धारणा थी कि जेल जाएंगे, वो व्यक्ति भाजपा में आके धुल गए हैं, और उनको जो है ना उप मुख्यमंत्री बनने का भी मौका मिल गया है। तो ये चीज ठीक नहीं है। मतलब सर, इसी से दुखी होकर आप भारत को बदलने के लिए आपने सोचा कि राजनीति में प्रवेश किया जाए? देखिए, मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं कोई भी नेगेटिव बात नहीं करूंगा, राइट जी। मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ जी, ना मेरे चेहरे से कोई दुख है। मुझे लग रहा था कि जो हम बात माननीय नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाह रहे थे, वो शायद नहीं पहुंच रही है। क्यों ना चुनाव के माध्यम से वो उन तक पहुंचाई जाए। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से अभी भी प्रार्थना करते हैं कि वो 21 लक्ष्यों के बारे में अपने एक्सपर्ट्स को भेजें, चर्चा करें। यदि वो ग्राह्य है तो उसको लिए 21 टास्क फोर्स बनाएं। अभी भी मैं कहता हूं कि मैथिली शरण गुप्त को जो है
नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत विथ कैबिनेट रैंक बनाया जाए, जिससे जो चीजें हैं भाषण देने की बजाय मैं स्वयं उनको पका के माननीय नरेंद्र मोदी जी से अनुमोदित करा के वो कार्रवाई करते हैं। तो सर आप भी फिर बात तो वही हुई ना कि एक पद की लालसा वाली बात हो जाती है कि नहीं, आपने कहा कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिलना चाहिए। नहीं, क्यों मिलना चाहिए उसका बता दूं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें पद की लालसा बिल्कुल नहीं है। जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप निर्वहन करना चाहते हैं उसकी शक्ति आपके लिए चाहिए। अदरवाइज आपको हर चीज में माननीय नरेंद्र मोदी जी को तकलीफ देना होगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी मीटिंग बनाएंगे, आपको यदि वो कैबिनेट रैंक दे देते हैं तो आप हर चीज को लॉजिकल पका के माननीय नरेंद्र मोदी तक पहुंचा पाएंगे। आप हर चीज को जो है टेक्नोलॉजी को बढ़ा के डेमोन्स्ट्रेट करके उनको दिखाने की स्थिति में आ जाएंगे। तो इसमें पद की लालसा नहीं है, काम करने की वो है। हम तो ये भी कहा था कि यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जो भी दंड आवश्यक समझा जाए वो दंड लेने के लिए मैं तैयार हूं। तो ये पद की लालसा नहीं है, ये अपने विजन के प्रति विश्वास है, अपने मॉडल अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर विश्वास है। और हम ये कह रहे हैं कि उसके इम्प्लीमेंटेशन में यदि कोई दिक्कत भी आती है तो उसका समाधान निकाल लेंगे। निश्चित रूप से समाधान निकलेगा सर, लेकिन 10 से ज्यादा सीटों पर कई लोग चाह रहे हैं कि भारत क्राइम फ्री अभियान जो है उससे जुड़कर चुनावी मैदान में उतरे। तो इसको लेकर भी क्या तैयारी की है? क्या बतौर राजनीतिक पार्टी जाने के मूड में है कि निर्दलीय चुनाव मैदान में लड़ेंगे? किस तरीके आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। क्राइम फ्री भारत मिशन एक मिशन है, एक राजनीतिक पार्टी नहीं जी। अब उसे उसमें एक ऐसा ढांचा बनाना है जो आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत काम करे जी। तो हमने ये कहा है कि जो नामांकन हो गए हैं उसके उम्मीदवार भी जो निर्दलीय हैं या लघुदलीय हैं, जो कहते हैं, जो जिनका ये मानना है कि क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्य इस देश को बदलने की स्थिति में हैं, वो क्राइम फ्री भारत मिशन से ऐप के माध्यम से जुड़ जाएं, टेलीग्राम के मैन ग्रुप माध्यम से जुड़ जाएं और अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों को 100 लोगों को जोड़ना आवश्यक है। हमने दूसरी बात कही है कि यहाँ पे क्राइम फ्री भारत से एक व्यक्ति, एक ही का कमिटमेंट जरूरी नहीं है। देयर में भी 500 ऑड पीपल, 500 लोग हो सकते हैं, 1000 लोग हो सकते हैं, जो सभी क्राइम फ्री भारत के ऐप को डाउनलोड करके 100 से व्यक्ति देखेंगे। और वैसी केस में जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा वो क्राइम फ्री भारत का मिशन का समर्थित उम्मीदवार माना जाएगा। चलिए, समर्थित उम्मीदवार माना जाएगा। सर अंतिम प्रश्न, बतौर सियासत में, क्योंकि आप भी अब राजनीति में उतर रहे हैं, खुद कैंडिडेट बनने जा रहे हैं, तो कैसे देख राजनीतिक सिनेरियो अगर मध्य प्रदेश का और पूरे देश का? पहली बात तो मैं टोकना चाहूंगा कि मैं किसी राजनीति में नहीं उतर रहा हूँ जी। ये राष्ट्रनीति है जी, इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं है। तो राष्ट्रनीति के लिए आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं सर, तो उसमें आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सामने नरेंद्र मोदी होंगे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ना होगा। नहीं, देखिए, झांसी में भी आप चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। देखिए, मैं इसे ताल ठोकना नहीं कहूंगा जी, मैं एक सनम्र और विनम्र प्रार्थना कहूंगा, क्योंकि इस सनम्र एवं सविनम्र प्रार्थना के तहत एक पॉइंट है, एक टेक्नोलॉजी है, एक योजना है, उस जन जन तक पहुंचा कर यदि हम जन जन को जोड़ के, यदि आप एक कल्पना करिए कि सभी लोग 10-10 लोगों को जोड़ते हैं तो 9 दिन में हम 100 करोड़ होते हैं। बताइए, सभी पार्टियों के सभी राजनेता यदि हम ये सिर्फ 9 दिन का सरल उपाय कर लें तो जीत हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमने ये भी निर्णय लिया है कि हम किसी की भर्त्सना नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी बुरा हो रहा है उसे हम अंधारा मान रहे हैं। अंधेरे की हिम्मत केवल इतनी है कि उसको एक दीपक आ जाए तो वो गायब हो जाता है। तो हम अंधेरे की भर्त्सना करने की बजाय एक ज्योति का दीपक जला दें, संभवतः वो पूरा हो जाए। दूसरा हमारा नजरिया है कि जीतना या नहीं जीतना बिल्कुल महत्व नहीं रखता है। आप एक दृष्टिकोण को लेके जा रहे हैं, उस दृष्टिकोण के यदि आपने बीज डाल दिए तो वो महावट वृक्ष यदि 9 दिन में नहीं बन रहा है, यदि 2024 में नहीं बन रहा है तो 2029 तक जरूर महावट वृक्ष बन जाएगा। जो लोग आज नहीं समझ पा रहे हैं, जब उसकी गहराई में जाएंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि उनके ऊपर कोई थोपा नहीं जा रहा है। आज की राजनीतिक पार्टी क्या कहती है कि भैया मेरा ये कैंडिडेट है, इसे वोट देना जी। क्राइम फ्री भारत तो ये नहीं कह रहा है। क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि भैया जो ज्यादा लोगों को जोड़ेगा वही हमारा प्रतिनिधि है।
तो मैं अपनी जेब से किसी को बुला के नहीं कह रहा हूँ सर, कि इसीलिए तो राजनीतिक पार्टियों ने भी ऐसे धुरंधर और दमदार कैंडिडेट्स को उतारा है जिनको आप अपराधी कह रहे हैं। उनके पास वोट बैंक है, जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस की तरफ से हो रही है, फ्रीबीज स्कीम लेकर आई जा रही है, तो बात तो वहीं आ गई। तो कि जो ज्यादा पावरफुल होगा, ज्यादा लोगों को जोड़ रहा है, उसको पार्टियां कैंडिडेट उतार रही हैं। तो फिर क्राइम फ्री भारत अभियान इससे अलग कैसे हुआ? बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है आकाश जी। आपको इस सुंदर प्रश्न करने के लिए मैं सबसे पहले तो साधुवाद दूंगा और धन्यवाद दूंगा जी। बहुत सुंदर प्रश्न किया है। और इसके जवाब में मैं ये कहना चाहूंगा, एक होता है नेगेटिविटी जी, एक होती है राक्षसी प्रवृत्ति। जो आप फ्री भी बांट रहे हैं वो लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। जो आप लोगों को डरा के अपना प्रभाव कर रहे हैं वो कोई डरावा नहीं है जी। 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित तो भारत दे के लोग स्वेच्छा से जुड़ जाएं, स्वेच्छा से संकल्प लें, ये लोगों को जोड़ना है। भय दिखा के जेल के अंदर से जीत जाना, ये जो है ना लोगों को जोड़ना। कोई अपराधी जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है अभियान से। क्राइम फ्री भारत मिशन से हर किसी को जुड़ने का वो है, लेकिन वो क्राइम फ्री भारत का समर्थित उम्मीदवार का पद कभी नहीं पा पाएगा। क्यों? आप एक अपराधी हैं, लेकिन एक बड़े कॉज के लिए यदि आप ये महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं जी, और हमें कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। हाँ। क्योंकि मान लो अज्यूम करिए आप अपराधी हैं, आपराधिक चरित्र के हैं, तो आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, तब भी आपको ना सांसद का टिकट मिलेगा, ना आप केंद्रीय मंत्री बनेंगे। इसके बावजूद यदि आप सिर्फ आपको ये महसूस हो गया है कि क्राइम फ्री भारत से इस देश को बदलाव आ सकता है और आप जुड़ना चाहते हैं, तो आपको इससे वंचित रखना मेरे लिए ठीक नहीं है जी। लेकिन उससे आप लाभान्वित नहीं हो सकते हैं, उससे आप सांसद का टिकट नहीं पा सकते हैं, उससे आप केंद्रीय मंत्री नहीं बन सकते हैं। अभी जो अपराधी हैं अपने इस क्लाउड का, अपने इस क्रिमिनल कॉन्टेक्स्ट का, अपने इस दबाव का, अपने इस भय का अपने हित में यूज कर रहे हैं जी। उसमें वो जनता के हित में यूज कर पाएंगे, लेकिन उसका सीधा लाभ नहीं मिलेगा, सीधा डायरेक्ट लाभ मिलेगा जी। जैसे अज्यूम करिए कि मान लो मैंने सबको जोड़ के नंबर 1 पे आ गया, तो फ्रेंकली स्पीकिंग तो मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए जी। लेकिन अपराधी होने के कारण उसे सम्मान मिलेगा, उसे चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी मिलेगा जी, लेकिन ना सांसद का टिकट मिलेगा, ना मंत्री बनेगा, ना शासन में उसे कोई पद मिलेगा। मतलब ये भी एक बायस रखा है कि सिलेक्शन कैसे होगा, इसमें सीधे तौर पर जो साफ स्वच्छ छवि का हो उसी को मौका दिया जाएगा। मेरा कहना है कि लोगों को जोड़ने के महाकाम में जिस किसी को भी लग रहा है कि अपराध मुक्त भारत इस देश को बदल देगा जी, उस सबको अपनी भूमिका निभाने से वंचित नहीं रखना चाहता है, लेकिन उससे उसे किसी तरीके का लाभ नहीं मिलेगा जी। ना तो उसे सांसद का टिकट मिलेगा, ना ही वो मंत्री बन पाएगा, ना ही उसे किसी और लाभ का सौदा मिलेगा। तो वो प्योर जो है अच्छे काम के लिए, अच्छे दृष्टिकोण से कि मैंने भविष्य में बहुत भूत में बहुत पाप किए हैं, अब मैं उससे बाहर निकलना चाहता हूँ, केवल यदि इस काम के लिए वो करता है, तो मुझे लगता है कि उसे उससे वंचित रखना शायद कोई मकसद पूरा नहीं करना। निश्चित रूप से सर बहुत बहुत शुक्रिया लोकमत से बात करने के लिए। तो हमारे साथ मैथिली शरण गुप्त सर थे, जो सीनियर IPS हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, स्पेशल DG रहे हैं मध्य प्रदेश के, और अब उन्होंने भी चुनाव में एंट्री ली है, लेकिन उनका विजन ये है कि वो पूरे भारत देश को क्राइम फ्री बनाना चाहते हैं और अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए अब वो चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं, जहां वो बनारस से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नामांकन दाखिल करने के साथ ही चुनाव भी लड़ते हुए नजर आएंगे। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश।